नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजित भारती ब्रो के बारे में। उन पर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चालू हुआ है और भाजपा के जो मतलब देश के जो अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल जी, उन्होंने इसकी परमिशन दी है। अब ये देखते हैं कि इन पर अवमानना का केस क्यों शुरू हुआ और उन्होंने गलत क्या कहा है। हम वीडियो चालू करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा विस्तृत रूप से। इसके बाद हम बात करेंगे वर्तमान के पिछले 7 दिनों में 2 ऐसे निर्णय पे जिसपे आप बताइए कि कोर्ट में कैसे लोग रहते हैं, कोर्ट की विचारधारा क्या है और कितनी संकीर्ण मानसिकता हो गई है इन न्यायाधीशों की कि यह उनके खिलाफ बोलने वाले पे अवमानना का केस चला देते हैं और वो क्या करते हैं, उनसे कोई प्रश्न ना पूछे, इसलिए वो ऐसे खुद कानून बना लेते हैं कि उन माननीयों पर कोई अपराध ना हो, कोई अपराध सिद्ध ना हो सके। देखिए इस तथाकथित वीडियो को। शैली किस स्तर की है और कितने शहर में उनके कितने मकान हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, हर तरह से स्वयं को एक सुरक्षित कवच में कैद की इस न्याय व्यवस्था ने भी राष्ट्र का उतना ही नुकसान किया है जितना सड़ी हुई राजनीति, बिकी हुई ब्यूरोक्रेसी और नैरेटिव का खेल खेलने वाली मीडिया ने। आप बाकी तीनों पर बोल सकते हैं, यही न्यायालय आपको वो सुरक्षा देती है, लेकिन आप इस न्यायालय पर प्रश्न करने तो वैसे ही ये बिलबिलाते हैं जैसे कुत्ते की दुम पर किसी ने लात रख दी हो। लेकिन यह लोकतंत्र है और संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। संविधान में यह नहीं लिखा है कि हम अपनी भ्रष्ट जुडिशरी पर प्रश्न नहीं कर सकते। ये बात और है कि मिलॉर्डो ने स्वयं को ही संविधान मानकर अपने ऊपर किए गए सवालों को यह कहकर अवमानना में डाल दिया है कि लोगों का विश्वास डिग जाएगा। ये माननीय किस गुणवत्ता की चरस फांकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अपने कॉलेजियम के सुरक्षा कवच की गुलाबी दुनिया से बाहर झांके तो पता चलेगा कि न्यायपालिका पर विश्वास करना लोगों की मजबूरी है, क्योंकि वो वहां से ऊपर कहीं जा ही नहीं सकते। वस्तुतः जब एक भ्रष्ट नेता कहता है कि उसे न्यायपालिका पर विश्वास है तो उसका मतलब यह होता है कि उसे इस संस्था की सड़ांध पर विश्वास है। और जब वही बात वैसे लोग कहते हैं जो निर्दोष हैं तो वो यह बात विवश होकर कहते हैं, क्योंकि वो अपने सही उद्गार प्रकट करके कोर्ट को नाराज नहीं करना चाहते। न्यायपालिका अगर अपने ऊपर आम नागरिकों का सहज विश्वास लाना चाहती है तो उसे फैसले कानून की किताबों के अनुसार आंख पर पट्टी बांधकर सामने वाले की पहचान से इतर होकर देने होंगे। जबकि होता बिल्कुल इसके उलट यह है कि न्यायालय की रजिस्ट्री से लेकर वकील और जज तक यह देखने में ज़्यादा रुचि लेते हैं कि जिसने याचिका डाली उसका नाम क्या है, उसकी पावर की पोजीशन क्या है, उसका मजहब क्या है, उसके ट्विटर पर कितने फॉलोअर हैं, और तब जाकर याचिका में क्या है यह देखा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो गरीबों की चप्पल घिसने के पुराण बाँचने वाले जज प्रभावशाली लोगों की बेल एप्लीकेशन एक दिन में नहीं सुनते। फिर से कह रहा हूं कि आम जनता चूतिया नहीं है, जजों को चाहे जितना भी विश्वास हो इस बात पर। क्या हमने यह नहीं देखा है कि बंगाल में हो रही हिंसा पर लगातार याचिकाएं लगाने वालों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, जबकि वहां जाने जा रही थी, बस्तियां जल रही थी और लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे। स्वतः संज्ञान लेना तो दूर, आंखों में कील घोंपने पर भी हमारे मी लहसुनों को वो लाशें नहीं दिखी। क्या पता नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज आ गया होगा जो बिंज वॉचिंग में हमारे जज साहिबान बिजी रहे होंगे। कन्विक्टेड 22 साल के ट्रायल के बाद सजा सुनाए गए आतंकियों के मानवाधिकार के लिए ब्लैकमेल होता है ये कोर्ट, और फिर कहता है कि अगर वो ऐसा ना करते तो लोगों की आस्था न्याय व्यवस्था से उठ सकती है। शर्म नहीं आती इस कोर्ट के न्यायाधीशों को जो आतंकियों के लिए रात में कोर्ट खोलते हैं और गरीब न्याय की आस में 3-3 पीढ़ियों तक चप्पल घिसता खप जाता है। कैसे माफ कर दें इन पापियों को जो वकीलों के हाथों ब्लैकमेल होते रहते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को ममता के मामलों से टेक्निकलिटी के आधार पर रिक्यूज करते हुए देखकर थूकूं नहीं उन पर तो क्या करूं। क्या संदेश दे रहे हैं आप जनता को कि किसी खास राज्य के जजों से हम निष्पक्षता की उम्मीद ना करें, या फिर यह कि लाशों की कतार लगाने वाली सत्ता और बदले की भावना से किए गए बलात्कारों की राजधानी बन चुके प्रदेश की मुख्यमंत्री से आपको डर लगता है, आपकी फटती है। अपनी नपुंसकता का प्रदर्शन तो इन्होंने प्रशांत भूषण वाले केस में खूब किया। प्रशांत भूषण के ऊपर जिस तरह के आरोप थे और जैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रशांत भूषण ने कोर्ट के जजों के लिए किया, उसके लिए माफी मांगना तो दूर, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाता रहा। क्या उखाड़ लिया कोर्ट ने? 1 रुपये का फाइन लिया गया। वो देते हुए भी इस लंठ आदमी ने सुप्रीम कोर्ट को उसकी जगह दिखा दी। वहां सुप्रीम कोर्ट अपने लिबास के कालेपन की चमक को बरकरार रखने के लिए एक प्रभावशाली वकील के आगे घुटनों पर बैठकर चाबुक चलाने की विलक्षण बातें कर रहा था, जबकि प्रशांत भूषण के लिए पूरी न्याय व्यवस्था उसकी निजी रखैल जैसी लग रही थी, जहां वो उन्हें नचाता रहा और वो नाचते रहे।
मीडिया में बयान आया कि इसमें सजा देने से कोर्ट की गरिमा गिर जाएगी। फिर अपने नाम में से न्यायालय हटवा लो और गरिमाना करवा लो। न्याय वह है जहां ज्ञान और प्रभाव के स्तर को देखकर एक ही अपराध के लिए समानुपातिक दंड का प्रावधान होता है। यहां उल्टा है। आप गरीब हैं तो जेल में सड़ते रहिए, अमीर हैं तो चिंकारा मारकर फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर पूरी न्यायिक व्यवस्था को अपने लिंग के अग्रभाग पर बिठाकर घूमते रहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रेग्नेंट है तो बेल दे दीजिए, रीढ़ की हड्डी में दर्द है तब दे दो, मर्दाना कमजोरी की दवा खा रहे हैं इसलिए दे दो। मतलब बेल ना हुआ घंटा हो गया कि जो चाहे बजाकर निकल लेता है। ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि अपराध करके सेक्स कर लो। माँ बने तो प्रेगनेंसी का हवाला दो, बाप बने तो कहो कि बच्चे की माँ का ध्यान रखना है। घर में 2 ही लोग हैं और आप यह मानकर चलिए कि एक जज जो मोटिवेटेड हो वो आपको पिता बनने के नाम पर मानवीय आधार पर बेल दे देगा। वहीं दूसरा जज उसी व्यक्ति को यह कहकर बेल नहीं देगा कि अपराध करते वक्त सोचना चाहिए कि आगे बच्चे होंगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा। बेल अगर एक अधिकार है, जैसा कि कई बार कोर्ट ने कहा है, तो फिर वो अधिकार हर मामले में सब्जेक्टिव क्यों हो जाता है? या तो सबको दो और कहो कि जेल भरे हुए हैं, अभियुक्त घर में रहे और तारीख पर पेश होता रहे, या फिर जो नियम हैं, चाहे बेल फाइल करने के हों, सुनवाई के हों, बेल देने के हों, वो सब पर समान रूप से लागू हों। लेकिन नहीं, जैसा माहौल है और जिस मीडिया के दबाव में न्यायपालिका कार्य करती है, उसमें अपराधियों का संभोग करना सबसे अच्छा मार्ग दिखता है। 10 हिंदुओं को जला दो, घर आकर बीवी के साथ सेक्स कर लो, 4 महीने बाद बीवी पेट लेकर कोर्ट में पहुंच जाएगी और बच्चे पालने के लिए एक अपराधी को बेल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके वकील ने मानवाधिकारों की बात से शुरू किया और कोर्ट को एकदम फ्लावरी लैंग्वेज में उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। कोई बुढ़ा है, स्वयं को कवि कहता है, तब उसके लिए उदारता की मांग उठती है। न्याय में आखिर उदारता या शक्ति की उम्मीद ही क्यों? न्याय तो अपनी परिभाषा के दायरे में हर तरह के भावों से ऊपर होना चाहिए। न्याय का मतलब न्याय है और वही सबसे बड़ी उदारता है कि तुम्हारे साथ न्याय हुआ है। यहां वकील से लेकर जज तक इस बात पर टाइम पास करते रहते हैं कि वो तो कवि है, प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बना रहा था या दंगों में उसका हाथ था, तो उसका मार्मिक कविताओं के नाम पर उसकी अवस्था देखकर उसे छूट दी जाए, बेल दे दी जाए। क्यों? बाकी लोग जो चिंदी चिंदी मामलों में फंसे हुए हैं, अंडर ट्रायल हैं, घरों से दूर हैं, बेल के लिए जिनके पास पैसे या बड़े वकील नहीं हैं, वो क्या इन्हीं न्यायालयों की लाचारी के कारण अपनी सजा से ज्यादा समय अंडर ट्रायल होकर कैद में नहीं बिताते? ऐसा नहीं है कि माननीय और मीलहसून इन बातों को नहीं जानते, जानते हैं और किसी रैंडम सेमिनार में चिंतित होते दिख जाते हैं। जी, चिंतित हो लिए और क्या चाहिए, वहीं से खड़े होकर फैसला सुना दे क्या? एक जज चिंतित हो गया, पता है आपको कितना स्ट्रेस होता है? आपको घंटा पता नहीं है। एक मित्र के साथ की गई एक चर्चा याद आ गई जब उन्होंने अपना अनुभव जो है मेरे साथ साझा किया। सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक मित्र किसी कार्यवश गए थे, बेल चाहिए थी। वकील साहब ने 8 लाख ले रखे थे और कहा था कि बेल तो बस मिल ही गई आपको। बेल नहीं मिली, पैसे भी वापस नहीं हुए। तो मित्रवर जो है मुंह लटकाए हुए बैठे थे। वहीं एक गार्ड ने पूछा, बेटा यहाँ न्याय की उम्मीद से आए हो क्या? इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? गार्ड रिंकिया के पापा की तरह ही हंस दिया और बोला, यहाँ न्याय के अलावा सब कुछ होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में प्रचलित है कि आपके पास पैसा है और आप केस हार गए तो आपके वकील से बड़ा चूतिया धरती पर कोई नहीं। एग्जैक्ट यही बात है, मैं गाली नहीं दे रहा। ये वहीं के एक वकील ने अपने उस क्लाइंट से कहा था जो यह कह रहा था कि उसने अपने वकील को उतने पैसे दिए जितने उसने मांगे थे। जस्टिस काटजू ने इसी कोर्ट को भारत का सबसे भ्रष्ट कोर्ट कहा था। एक बार नहीं, बार बार उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में कहा था कि वहां लगता है कुछ सड़ गया, समथिंग इज रॉटन देयर। एक जज के बारे में उन्होंने स्वयं ही बताया कि जजों के एजेंट होते हैं जो पैसे अरेंज करते हैं। यही बात मेरे मित्र को दूसरे वकील ने आश्चर्य के साथ कहा था कि जब पैसे हैं तो वकील ने जज से सेटिंग कैसे नहीं की। खैर, आप सबके अनुभव में जज साहिबानों की मिलॉटगिरी के किस्से तो सामने आए ही होंगे। कोई ब्लैक लेवल और 2.5 लाख लेकर मानता है, किसी को किसी और तरह के मनोरंजन की दरकार रहती है, कुछ लोग काइंड में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ही हाई कोर्ट्स के ऊपर भ्रष्टाचार और चाचा भतीजा के कोर्ट वाली बातें कहती है तो फिर मेरे आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? हम और आप तो बस कहानियां साझा करते हैं कि कैसे आपके परिचित पर दहेज हत्या का झूठा केस था और उन्हें पुलिस से लेकर जज तक को मैनेज करना पड़ा था। मीलहसूनों की एक खास बात है कि वो चिंतित बहुत ज़्यादा रहते हैं। आखिर पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी है उन पर। संसद वंसद तो इनकी अधोजटाओं के घुंघराले वालों के त्याज्य गुच्छों की तरह हैं, जहां ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आप घुटने बैठिए और हमारा विराट रूप देखिए।
प्रधानमंत्री भाव विह्वल होकर अश्रुपूरित नयनों से ज्ञान का एक एक कण अपने कान में समाहित कर लेते हैं जब न्यायाधीश कहते हैं कि हे पार्थ, नरों में इंद्र तो मैं हूं, यह चर अचर कृषि और खालिस्तानी, ये आम नागरिक और सीए विरोधी, जामिया और जेएनयू सब तो मेरे ही आदेशों से चलते हैं। मैं ही तो हूं जो हवाओं की गति, जल को नमी, आग को ऊष्मा, आकाश को विस्तार और भूमि को आकार देता हूं। और जो मेरे विरोध में उठते हैं वो सब मेरे ही बनाए कॉलेजियम नियमों के जाल और कंटेम्प्ट की चाबुक में ऐसे फंसते हैं कि उन्हें मैं एट माई फकिंग विल परेशान करता रह सकता हूं। एक बात की चिंता थोड़ी ही रहती है मिलॉर्डों को, वैश्विक चिंता का शेक पी पी कर बेचारे मानव कल्याण हेतु स्वयं के ही द्वारा गैर कानूनी करार दिए गए आंदोलनों के स्थलों को खाली नहीं करवा पाते। हमारे अंधे, बहरे और विकलांग मिलॉर्डों को किसान आंदोलन की आड़ में पलता हुआ एजेंडा नहीं दिखता। हमारे लोकतंत्र के महान स्तंभ के रखवाले मिलॉर्डों को 26 जनवरी 2021 का कांड नहीं दिखता, क्योंकि कानून तो आंखों में पट्टी बांधे बैगन तौल रहा है और दूसरे हाथ में तलवार में घूस के पैसों की ऐसी जंग लगी है कि वस्तुतः एक म्यान का रूप ले चुका है। इन्हीं मतिभ्रष्ट जजों की लाचारी के कारण पिछले साल राष्ट्र की राजधानी में हिंदू विरोधी दंगे हुए और 53 लाशें गिरी। अगर ये न्यायाधीश इस लोकतंत्र या राष्ट्र की तनिक भी चिंता करते तो संसद द्वारा पास किए गए कानून के विरोध में लाखों लोगों के चलने फिरने के मौलिक अधिकारों को बंद करने वाले शाहीन बाग जैसी हिंसक योजनाओं को इसी संविधान का सहारा लेकर बंद करवा देते। लेकिन मील हसूनों को यह देखना है कि देखते हैं इस बार क्या होता है। तो आपने देख लिया कि आंदोलन की आड़ में दिल्ली के हिंदुओं को निपटाने की गहन योजना चल रही थी। आपके पास हर दिन मीडिया में चल रहे वीडियो थे। दिसंबर में जामिया नगर में हुए 3 दिन की आगजनी और हिंसा की वारदातें थी, फिर भी आप आंख मूंद कर बैठे रहे। लोकतंत्र है, देखते हैं क्या होता है। बाकी समय तो ये जज साहब लोग नोबडी, एब्सोल्युटली फकिंग नोबडी, ले जज, ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। हमें चिंता हो रही है कि दही हांडी की ऊंचाई ज़्यादा होती जा रही है। इस वाले मीम के ही पात्र बनते रहते हैं, लेकिन जहां लोग वास्तव में मर रहे हैं वहां इन्हें अपनी गर्मी की छुट्टियां प्यारी हो जाती। क्यों? क्योंकि जजों पर तो बहुत प्रेशर होता है ना, मानसिक चिंता, स्ट्रेस। नो आई फकिंग डोंट नो योर स्ट्रेस। किस बात का स्ट्रेस? आम आदमी का स्ट्रेस कहाँ गया? जिनके केस लंबित हैं, सुनवाई नहीं हो रही, उनका स्ट्रेस कौन देखेगा? जो मर जाते हैं तुमसे न्याय की उम्मीद लगाते लगाते। किस स्तर की संवेदनहीन न्यायपालिका बंगाल में 2 मई के चुनाव परिणामों के बाद होती रही हिंसा पर स्वतः संज्ञान नहीं लेती। और तो और जब मामला आ भी गया तो जज लोग भाग रहे हैं कि वो इस केस का हिस्सा नहीं बन सकते। 2 बंगाली जजों ने ममता बनर्जी से संबद्ध मामलों से स्वयं को अलग करने की बात कही है। इससे किस तरह का संदेश जाता है? यहाँ कोर्ट की गरिमा क्या गुहियां खेत में चली गई? आप आम आदमी को 2 ही संदेश दे रहे हैं यहाँ पे। पहला तो यह है कि चूंकि ममता बंगाल से संबंधित है तो बंगाली होने के नाते आप लिखित कानून से कम और अपनी जड़ों से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हुए न्याय नहीं कर पाएंगे। या फिर दूसरा यह है कि बंगाली जजों की ममता बनर्जी से फटती है, उनको पता है कि उनका भविष्य क्या है क्योंकि उनका परिवार बंगाल में। फिर मुझे ट्रिपल तलाक मामले की नौटंकी याद आती है, जहां 5 जजों की बेंच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी शामिल किए गए थे। कारण मुसलमानों को यह न लगे कि हिंदू जजों ने उनके साथ अन्याय कर दिया। इसके बाद उन्हें लगा कि हर धर्म मजहब के जजों ने उनके साथ अन्याय कर दिया। इससे क्या संदेश दिया आपने? कि मुसलमानों के मामले में हिंदू जज की निष्पक्षता या सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता संदिग्ध मानी जा सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदू लिखा हुआ है? फिर तो कानून की पट्टी बांधने वाली महिला की कमर पर हथौड़ा मारकर तोड़ दीजिए। जब यही नौटंकी करनी है तो इसका संदेश तो सिर्फ यही गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी यह समझते हैं कि हिंदू जज मुस्लिम मामलों में अन्याय कर बैठेगा। फिर यह मामला उठाए क्यों आपने? यह एक घटिया और अश्लील मजाक है कि एक सामान्य बेंच एक संवैधानिक मामले पर निष्पक्षता दिखाने के लिए यूनिफॉर्म के भीतर उस जज की धार्मिक पहचान पर खेल खेलती है। संदेश भेजने के चक्कर में आप जबरन सेकुलर बनने के लिए 5 अलग धर्म को ले आए। क्विंट समेत कई मीडिया वालों ने डाइवर्सिटी और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के बारे में ज्ञान दिया कि मुस्लिम जजों की संख्या कम है इस देश में। इनका बस चले तो जजों की परीक्षाओं के बदले हर राज्य में चुनाव आयोजित करवाए जाए और उसका जज चुन लिया जाए। अगली बार पता चलेगा कि 5 जज की बेंच में वैरायटी या डाइवर्सिटी नहीं है तो एक लेस्बियन, एक अफ्रो अमेरिकन, एक चाइनीज, एक अविवाहित, एक ताओ धर्म का, एक हरे पीले बालों वाला, एक आदिवासी, एक दलित, एक महादलित, एक वोक, एक महावोक फेमिनिस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स विद 7 कैमरा एंड 8 के रिकॉर्डिंग एबिलिटी, ऐसे लोग शामिल किए जाएं ताकि किसी को संदेह ना हो कि कोर्ट में सबका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। आप लोग जज हैं, नेता नहीं।
आप न्यायालय में बैठते हैं, संसद में नहीं, जहां आपको संदेश देने के लिए वैसे काम करने पड़े जिससे आपको महान विचारक माना जाए। मिलॉर्ड, लोग आपस में किए गए सेमिनारों में हर साल करोड़ों केसों के लंबित होने पर चिंता जताते रहते हैं। एक ऐसा चीफ जस्टिस नहीं देखा जो इस मुद्दे पर ना बोला हो। लेकिन यह भी बात उतनी ही सत्य है कि एक ऐसा चीफ जस्टिस न देखा जिसने इस मुद्दे पर कुछ ढंग का काम किया हो। ज्ञान देकर समोसा खाकर गाड़ी से निकल जाते हैं ताकि अगले दिन किसी ट्विटर सेलिब्रिटी की बेल पिटीशन पर तुरंत सुनवाई कर सकें। अब गरीबों का क्या है, 20 साल से केस लंबित है, 1 साल और सही, क्या होगा, मर ही जाएगा ना इंतजार में। कम से कम एक लंबित केस तो घटेगा। ये तो एक तरह से मानवता की सेवा हो गई कि व्यक्ति को और चप्पल घिसने की जरूरत नहीं है। जज साहब लोग ऐसा सोचते होंगे कि आखिर कब तक एक गरीब लाचार व्यक्ति चप्पल घिसता रहेगा, है, अगली पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूं तो मुझे सारे जज करुणा के सागर, करुणानिधि और मानवीय संवेदना की पराकाष्ठा पर बैठे हुए चिनिया बादाम फांकते हुए नजर आते हैं। अपने आप को हर तरीके से इम्यून कर चुके इन जजों ने कॉलेजियम की व्यवस्था से यह सुनिश्चित कर लिया है कि संसद भी इनका कुछ नहीं कर सकती। इन्होंने सरकारों से अपनी बातें जबरन मनवाई हैं। जब एनजेएसी बनाई गई तो इन्होंने स्वयं के ही खिलाफ लाए गए मामले को स्वयं ही जज करते हुए कहा कि आप जो लेकर आए हैं वो संविधान सम्मत नहीं है। संविधान कहता है कि भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम लाकर यह बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो भी नाम तय करेंगे वहां के जजों की नियुक्ति के लिए सरकार के लिए वो नाम बाइंडिंग हो गए, मानना ही पड़ेगा। उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा कंसल्टेशन को कॉन्करेंस मानकर यह तय कर लिया कि हम जो नाम देंगे उन्हीं नामों पर सरकार को सहमति देनी ही होगी। जबकि 2014 से यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को सही करने में लगी हुई है। कई बार ये लोग अपने बेटे, भतीजों और तमाम तरह के रिश्तेदारों को जज बना देते हैं। इसलिए शुरू में ही मैंने कहा कि किसी संस्था द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज परिवारों की ऑडिट होनी चाहिए कि वो कितनी पीढ़ी से इस व्यवसाय में हैं और हर घर से कितने बाप, बेटे, भतीजे आदि चुनकर आगे बढ़े। ऐसा कभी नहीं होगा। आप यह जानकारी मांगेंगे तो आप पर गरिमा गिराने का केस भी कर सकते हैं। जज भी जज साहब खुद ही होंगे उस मामले में। हमारी न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी प्रक्रिया में कभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती, समानता नहीं है। एक ही जमानत याचिका को एक जज ठुकरा सकता है, दूसरा स्वीकार कर सकता है और दोनों ही जजों की नौकरी चलती रहेगी। आप पूरी तरह से कानूनी आधार पर हर बात के अपने पक्ष में होने के बाद भी यह नहीं मान सकते कि फैसला आपके पक्ष में जाएगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसका झुंझुना जज लोग ही सब ज़्यादा बजाते हैं और मामले को 6 महीने बाद की तारीखों में ऐसे उलझा कर रखते हैं कि सत्ता परिवर्तित होने के बाद उसके लाभ उठाने का मौका हर सरकार को समानता से। हमारी जुडिशरी ओपन एंडेड है। आप सिक्वल बना सकते हैं, आप पार्ट 7 तक ले जा सकते हैं जहां हर एक पार्ट एक पीढ़ी के अवतरण के बाद जुड़ती जाए। टाइम और माहौल रहे तो आप साक्ष्य भी पैदा कर सकते हैं। नवजात साक्ष्य की क्यूटनेस से भी जज लोग काफ़ी प्रभावित होते देखे गए। कानून वाली बाई के आंखों की पट्टी शायद फोटोक्रोमेटिक है, कभी दिखना बंद हो जाता है, कभी दिखने लगता है। अंधेरों में डील करने वालों के लिए यह पट्टी पारदर्शी बनकर हर पहचान को स्कैन कर लेती है, लेकिन न्याय के प्रकाश की उम्मीद में आए गरीब असहाय लोगों के लिए दिन का उजाला उसे काला बना देता है। लेकिन यह कालापन भी उतना ही रहता है कि सामान्य जनता को उसकी वह आंखें न दिखे जिसमें उसकी रात वाली डील की शर्मिंदगी और दिन के उजाले में अंधे बनने की धूर्तता प्रतिबिंबित हो रही हो। न्यायपालिका होली काव नहीं है। होली काव सिर्फ और सिर्फ होली काव यानी गौ माता ही है। उन्हें ही इस विशेषण को ओढ़ने का अधिकार है। न्यायपालिका को अपनी सड़ांध मिटानी होगी, अपना कचरा साफ करना होगा, लोगों में जबरन अपने प्रति विश्वास बिठाने की दलीलें और प्रतीकों की जगह वास्तविक कार्य करने होंगे। मैं जानता हूं कि मेरी बातों का ऐसे तंत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जिस संविधान और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी यह कोर्ट लेता है, उसी के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस संस्था के दोगलेपन, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पे हमें बोलना ही होगा। तो साथियों, आपने देखा आप अजीत भारती की बात से कितना सहमत हैं, इनकी बातों को कितना मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन पिछले 7 दिनों में 2 ऐसे निर्णय बता रहा हूं हाई कोर्टों के कि आप सुनकर उन पे विचार करने के लिए विवश हो जाएंगे। पहला निर्णय जो है वो पिछले सोमवार को आया था गुवाहाटी हाईकोर्ट से।
गुवाहाटी हाई कोर्ट आईआईटी के एक स्टूडेंट को बलात्कार के केस में इसलिए जमानत दे देता है कि वह होशियार छात्र है और वो चूंकि भारत की धरोहर है, वो आगे कुछ कर सकता है, इसलिए उसे बलात्कार के केस में अंदर रहने का मतलब कोई सही बात नहीं ठहर रही उनके हिसाब से कि अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम मर्डर कर सकते हो, तुम बलात्कार कर सकते हो, तुम लड़कियों की अस्मिता लूट सकते हो, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम भविष्य में कोई नौकरी अच्छी कर सकते हो, इसलिए तुम पर कोई केस नहीं होता। ये हाई कोर्ट के माननीयों का निर्णय है। दूसरा हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट के ले लीजिए। केरल हाई कोर्ट का एक आईएसआई का आतंकवादी है जो बकायदे 10 साल आईएसआई के साथ रहा, उसके वीडियो है, उसके खिलाफ सबूत है, और वह बाद में जब पकड़ा जाता है आता है, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट है, और लोग ये कहते हैं कि अब मैं, वो उसने कहा, माफी मांगी कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, और कोर्ट इस बिना पर उसके 10 साल के गुनाह को माफ कर देता है, इस बिना पे उसके आईएसआई के कनेक्शन को माफ कर देता है कि यह भविष्य है, देश का धरोहर है, इसलिए अगर ऐसा कोई लड़का भटक गया है तो उसको माफ कर देना चाहिए। अगर कल आप मर्डर कर दें और उसके बाद आप माफी मांग लें कि हम पीछे मैं भटक गया था और अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो क्या आपके मर्डर के अपराध से बाहर आ सकते हैं? आतंकवाद जैसे एक संगीन अपराध, क्या मालूम कि वो जानबूझकर स्लीपर सेल बन के आया होगा कि माफी मांगकर और आपके अपतंत्र पे घुसकर और यहाँ रहेगा, स्लीपर सेल का काम करेगा और नए अलग अलग तरह के स्लीपर सेलों को ट्रेंड करेगा, नए आतंकवादी बनाएगा, नए लड़के हायर करेगा, क्योंकि वो यही रहेगा। ऐसे ऐसे मुद्दों पर कोर्ट के ऐसे तुच्छ निर्णय होते हैं, और उनके निर्णयों पर जब सवाल उठा दिया जाए तो हम अवमानना के केस के अंतर्गत आ जाता है। जिस किसी ने ये केस किया है और जिस तरह वेणुगोपाल जी ने इसको परमिशन दी है कि हाँ इन पे अवमानना का केस चलना चाहिए, उससे सरकार की जो कमिटमेंट है लोगों के अधिकार के प्रति, उस पर सवालिया निशान उठता है। आप अजीत भारती जी के साथ हैं नहीं हैं, या फिर उनका सहयोग करते हैं नहीं करते, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर कोई सही कुछ बोल सके, तो ऐसे निर्णयों में जो पीड़ित है उसके साथ खड़े होइए, क्योंकि बाकी बड़े बड़े प्रशांत भूषण जैसे वकीलों को तो 1 रुपये देकर और उन पर जुर्माना खत्म कर दिया जाता है, तो इसी तरह 1 रुपये देकर इनका भी निपटारा हो जाना चाहिए, इन पर केस लंबा नहीं चलना चाहिए। आगे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।